प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, लोकल फॉर वोकल, विकसित भारत 2047 के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये बातें आज आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कही। उन्होंने कहा कि देश विदेश के शिक्षाविद, उद्यमी और अन्य लोग सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय को तकनीकी उद्यमिता, नवाचार को केंद्र में रखकर शोध करना चाहिए। सामाजिक समस्याओं के लिए शोध करें जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान का और संवाद का प्रमुख माध्यम है। वहीं आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलाधिपति भरत सिंह ने कहा कि यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं किस तरह से महामहिम राज्यपाल जी का शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतनी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में भी आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ने यह कार्यक्रम किया है और स्थापित यहाँ के बच्चे आज ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बधाई के पात्र हैं हम सभी लोगों के लिए। जो ये शब्द हैं उनके, इसकी जितनी भी मैं उनको धन्यवाद दूं ये कम होगा। मेरे अभिभावक हैं, इस पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं, उनका मार्गदर्शन, उनकी पूरी जीवन की जितनी भी चीज़ें हमें लगता है कि हम लोग के लिए कारगर साबित होगा। और यह जो 2 दिवसीय IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यह भी मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जितने भी स्रोत से लेकर जितने हमारे भाई लोग आए हुए हैं, दुबई से लेकर इंटरनेशनल से बहुत हमारे गेस्ट आए हुए हैं। 300 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। 800 से ज़्यादा पेपर्स आए थे इसमें, जिसमें करीब 177 पेपरों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। यह भी अपने आप में आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, आरबीएस परिवार के लिए बहुत ही हमको लगता है कि बड़ी बात है, गौरव का क्षण है। आप लोगों के साथ आप लोगों का मार्गदर्शन, आवाम का मार्गदर्शन इसी तरह हम परिवार को मिलता है। मेदिनीनगर नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी प्रबल इच्छा थी कि वो मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में सीधे जनता के बीच जाएं। विगत वर्षों में जनता से मिले अपार स्नेह, समर्थन और विश्वास ने सदैव उनका मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की नई स्थिति के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। वो राजनीति में शुचिता, नैतिकता और सिद्धांतों के पक्षधर रहे हैं। मनोज सिंह ने कहा कि इस बार उप महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत पार्षदों के माध्यम से होना है। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इस पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 21 या 23 से वार्ड पार्षद का वो चुनाव लड़ेंगे। महिला होने के बाद ऐसा हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे और कभी उम्मीद भी नहीं किए थे कि ये सीट 22 में जब चुनाव का घोषणा हुआ था तो उस समय जनरल ये सीट था। इसी में हम लोग हमेशा ये लगे रहे कि ये जनरल सीट है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग, और ये कभी महिला होने से भी हम लोग को ये नहीं था, पूरे परिवार से भी हम लोग उतार सकते थे। लेकिन हम लोग ऐसा कभी सोचकर अपने घर का महिला को कभी प्रेजेंटेशन नहीं किए। किसी पब्लिक के बीच में, अपने पूरे निगम में कहीं कोई उनका रोल नहीं रहा कभी। तो अभी नया पहचान ही कराने में, और जनता इससे, जब हम खुद से चुनाव में थे तो महिला होने से डमिंग कैंडिडेट हम लोग नहीं देना चाहते थे। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिए कि इस चुनाव में खुद हम लोग प्रेजेंटेशन हर एक पब्लिक का बीच में, उनको उम्मीदों को हम लोग खरा उतरेंगे। उनके विश्वास जो हमारे प्रति था, उसी विश्वास के साथ हम लोगों ने पूरे कार्यकर्ता और सभी से तय किया कि हम लोग इसमें डिप्टी मेयर का दावेदारी पेश करेंगे और जिससे हम लोग 3500 वार्ड में अपना कोई भी किसी का कोई काम हो, जिससे हम लोग पूरा कर सकते। जामताड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेडीसीए अब भारी विवादों में घिरता नजर आ रहा है। स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने जेडीसीए पर अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एसोसिएशन स्थानीय खिलाड़ियों को मौका देने के बजाय बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों के बाहरी खिलाड़ियों को अवैध रूप से टीम में शामिल कर रही है, जिससे जामताड़ा के होनहार खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटक रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर आज स्थानीय खिलाड़ी सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन भी किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी आशुतोष दुबे ने जेडीसीए पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई खिलाड़ी इस गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बैन करने और करियर खत्म करने की धमकी दी जाती है। निवास मंडल ने बताया कि कई स्थानीय खिलाड़ी जामताड़ा छोड़कर दूसरे जिलों में खेलने को मजबूर हैं। हम लोग सारी बस में जाएंगे, उसका भी निकलना।
ये जो खेल ये लोग खेल रहा है, ये खिलाड़ियों के साथ बहुत ही दर्दनाक खेल खेल रहा है। अब सारे खिलाड़ी जाग गए हैं, अब कोई खिलाड़ी रुकेगा नहीं। ये लोग अपना मनमानी बना लिया है। हम लोग 2013 में भी ऐसा विरोध किए थे, तब आज जामताड़ा में क्रिकेट हो रहा है, नहीं तो ये क्रिकेट कहीं और होता था। यहाँ का खिलाड़ी कोई और खेलता था, यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता था। ये हम लोग 3-4 ही खिलाड़ी जामताड़ा जिला से खेलते थे। हम भी अंडर 19 खेल चुके हैं, सीनियर खेल चुके हैं, 16 खेल चुके हैं। हमारे साथ जितने भी खिलाड़ी हैं सबका कैरियर लगभग ख़त्म कर दिया है। अभी जितना भी ये अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और जो सचिव बने हैं, ये 10 साल से पूरा क्रिकेट को बर्बाद कर दिए हैं जामताड़ा जिला का। तो हम लोग यही मांग करते हैं हमारे आदरणीय सौरभ तिवारी जी से, जो हमारे JSCA के अभी नए सचिव हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, और वो अपना एक टीम गठन करे, जामताड़ा जिला भेजे और इसका निष्पक्ष जांच करते हुए इस कमेटी को भंग करके नए कमेटी का गठन करे। हम जब JDCA का ऑफिस गए थे, जहाँ पे योगेश सर और झा सर थे, हम लोग जो डॉक्यूमेंट लेके गए अपना चेक कराने के लिए, तो सर हम लोग को एक चीज़ बोले योगेश सर कि जिस टीम से हम लोग बोलेंगे खेलने और जिस एज ग्रुप बोलेंगे खेलने, वो छोड़ के अगर कुछ भी खेला तो जामताड़ा से करियर पैक हो जाएगा। सीधा ये इस तरह बोला गया। क्रिकेट अब आगे उम्मीद मत रखना। और एक चीज़ है कि सर हमको फिर 19 में बोल दिया तुम्हारा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो हम बोले सर ठीक है, हम मानते हैं मेरा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है अगर आप बोलते हैं तो, लेकिन नियम यह है कि जब डॉक्यूमेंट वहाँ रिजेक्ट होता है JSCA में, तो एक बार कॉल किया था प्लेयर को कि तेरा ये वाला डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, तुमको क्या फिर से चेक के लिए भेजना है डॉक्यूमेंट। वो प्लेयर को भी डिपेंड करता है कि नहीं सर हम ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट ठीक है, हम मानते गलत है। लेकिन जब अगले दिन टीम जाने वाला था, फिर रात को हमको सर बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट तेरा खराब है, तुमको अगर फिर से रीचेक करना तो रांची जाओ। और सुबह को टीम निकलने वाला है 4 बजे बस से, और हमको सर 11 बजे बोलते हैं रांची में डॉक्यूमेंट चेक करा के आओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर धनबाद में भी काफी उत्साह दिख रहा है। मेयर और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म ले रहे हैं और नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि आज हमने नॉमिनेशन किया है और हमारे पूर्व के कार्यों को देखकर जनता अपना फैसला लेगी। धनबाद की जनता के सेवा के लिए फिर से तत्पर है, और इस बार अगर धनबाद ने मौका दिया तो जिस तरह से हम लोग 15 से 20 के बीच में धनबाद को बदले थे, आपके माध्यम से मैं धनबाद की जनता को ये भरोसा दिलाता हूं कि आज का धनबाद और 5 साल के बाद का धनबाद पुनः बदला दिखेगा आपको। जो पिछला आपका कार्यकाल रहा उसमें जनता कितना आपको लग रहा है क्षेत्र में घूमे, किस तरह से आपके कार्यकाल को दिख रही है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप जन सबसे बात कर रहे हैं, ये आपको दिखना चाहिए, ये हम लोग को बोलने की। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद निगम क्षेत्र में चहलकदमी बढ़ गई है। प्रत्याशियों ने दावेदारी शुरू कर दी है। बोकारो जिले में बैठकों और जनसंपर्क अभियान का दौर भी शुरू हो गया है। इधर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दर्जनों प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन पत्र भी खरीदा। नामांकन की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा के जिले में कड़े बंदोबस्त भी नजर आए। इस बाबत चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से सहयोग करने की भी अपील की। चुनाव से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा की हमारे संवाददाता चुमन कुमार ने। जी, ये नामांकन का प्रक्रिया आज से शुरू हुआ है। अभी काफ़ी लोग आ गए हैं अपना नामांकन फॉर्म लेने के लिए। कम से कम 25 अभ्यर्थी लेके जा चुके हैं फॉर्म, तो काफ़ी अच्छी तैयारी है हम लोगों की। गेट पर भी हमारे काफ़ी पुलिस है, यहाँ पे पुलिस बल है, मजिस्ट्रेट 6 अपॉइंटेड है यहाँ पे, और सभी RO की तैयारी हो गई है। यहाँ पे 6 RO हैं, एक मेयर के लिए है और 5 वार्ड परिषद के लिए हैं, पार्षद के लिए हैं। नीचे सबकी तैयारी पूरी हो गई है। सबके पास अपनी कम से कम 10 से 15 की टीम है, पूरी ट्रेन टीम है। सभी प्रपत्र, सारे हमारे पास फॉर्म, सारे रजिस्टर सब आ गए हैं। जैसे हमारा नॉमिनेशन आना शुरू होगा हम लोग तैयार हैं। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। सबको मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव की अधिघोषणा जारी कर दी गई है और चास नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्ड में वार्ड पार्षद के लिए और मेयर के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगी। नामांकन का समय 11 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। 100 मीटर के दायरे में प्रोबिटरी ऑर्डर SDM चास के द्वारा धारा 163 BNSS के तहत लागू किया गया है।
50 अनुमंडल कार्यालय में ही आरओ ऑफिस किया गया है, नॉमिनेशन सेंटर भी यहीं बनाया गया है। पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, मेन गेट पर प्रतिनियुक्ति की गई है। जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी हैं उनके वाहन के पार्किंग के लिए मेन गेट के बाहर व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म खरीदना चाहते हैं वे वाहन बाहर में वाहन पार्किंग करके अंदर जाके अपना नॉमिनेशन फॉर्म खरीद सकते हैं। हम लोग बगल के थानेदार को भी यहाँ बुलाए हुए हैं। विधि व्यवस्था अभी सामान्य है और आपके माध्यम से सभी जनता से अपील करते हैं कि आप निगम चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज मैं अभी अनुमंडल 4 में खड़ा हूं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज से नामांकन की पर्चा खरीदे जा रहे हैं। जो भी प्रत्याशी यहां पे आ रहे हैं अपने पर्चा खरीद करके जा रहे हैं। अगर उससे पहले मैं यहां के विधि व्यवस्था की बात करूं तो यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर चाक चौबंद का व्यवस्था किया गया, बैरिकेटेड लगाया गया है। जिसको भी नॉमिनेशन फॉर्म लेना है वही सिर्फ अंदर आ सकते हैं, उनके अलावा कोई भी आम नागरिक को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर यहाँ पर मैं अभी अनुमंडल पदाधिकारी से बात करने के बाद पता चला कि ये नगर निगम क्षेत्र में आचार संहिता लगा हुआ है, जिसको लेकर के वो लोगों से अपील किए हैं कि यहाँ पर आचार संहिता है, अधिक भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से नामांकन पर्चा खरीदने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी अपने अपने वार्ड से जो भी आ रहे हैं अपना पर्चा खरीद करके और चले जा रहे हैं। अंदर की यहाँ पर अनुमंडल के अंदर की बात मैं करूँ तो यहाँ पर 6 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें एक टेबल पर पार्षद के लिए पर्चा दिया जा रहा है, वही 5 टेबल पे अन्य सदस्यों के पर्चा दिया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ नगर निगम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे में ये बता दूं कि अभी चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ऐसा आदेश दिया गया है कि कुछ उम्र सीमा का भी आदेश दिया गया है और इसमें कुछ ऐसे 2 बच्चे से अधिक जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह से चुनाव आयोग का ये निर्देश दिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने का तिथि तय हुआ है और ये 4 तारीख तक चलेगा। इस बीच जो भी वार्ड से जितने सदस्य होंगे वो आकर के पर्चा अपना खरीद के जा सकते हैं। मैं अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई बात है कि 2 दर्जन से अधिक पर्चा अभी तक यहाँ से खरीदा जा चुका है, जो कि अभी समय अभी बाकी है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पर्चा देने की बात कही गई है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि नगर निगम चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट है और पूरी तरह से चुनाव कराने को तैयार है। बोकारो से चुमन कुमार, न्यूज़। आदित्यपुर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही वार्ड संख्या 17 में चुनावी हलचल बढ़ गई है। क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी और सफल उद्योगपति वीरेंद्र कुमार सिंह यादव ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर नामांकन पर्चा खरीदकर चुनावी समर में उतरने का बिगुल फूंक दिया है। पर्चा खरीदने के बाद मीडिया से बातचीत में वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने ये निर्णय अपनी स्वेच्छा से नहीं बल्कि वार्ड 17 के प्रबुद्ध नागरिकों और वरिष्ठ समाज सेवियों की जन अपेक्षाओं के दबाव और उनके समर्थन को देखते हुए लिया है। उन्होंने बताया कि मैं वर्तमान में नामांकन प्रपत्र का बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं और आगामी 3 फरवरी को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करूंगा। वीरेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि वो वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो नहीं है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह यादव हुआ। मैं वार्ड नंबर 17 जानकी अपार्टमेंट में पिछले लगभग 25 सालों से रह रहा हूँ। जब हम लोग वहाँ आए थे उस वक्त तो ये जो वार्ड तो उतना विकसित नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे हैं अभी, जिसे वार्ड की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और हमारे जो साथ के वार्ड के जो लोग हैं उनका एक जन आकांक्षा थी कि इस बार वार्ड में मैं भी पार्टिसिपेट करूं, अपनी दावेदारी उम्मीदवारी को पेश करूं और अपने स्तर से जो भी वार्ड के लिए जो बेहतरी हो सकता है उसके लिए प्रयास करूं, कार्य करूं। इसी को देखते हुए इस वर्ष जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है इसमें वार्ड पार्षद के रूप में मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं। आज मैंने नामांकन पत्र लिया है और उसको मैं अभी स्टडी कर रहा हूं और जो नामांकन का निर्देशिका है उसके अनुरूप मैं भरकर 2 या 3 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह यादव हुआ। मैं वार्ड नंबर 17 जानकी।
आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच वार्ड संख्या 29 से चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव और उनके समर्थकों ने लंबे समय से चले आ रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व आदित्यपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव वार्ड 29 से चुनावी मैदान में उतरेंगी। समाजसेवी विजय शंकर मिश्रा के आवास पर आयोजित वार्ड के प्रबुद्ध जनों की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बैठक में मौजूद नागरिकों ने क्षेत्र के विकास और अनुभव को देखते हुए रीता श्रीवास्तव के नाम को आगे रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि वार्ड 29 के प्रबुद्ध जनों के आग्रह पर यह बैठक आयोजित की गई थी। सभी ने एक स्वर में धर्मपत्नी रीता श्रीवास्तव को मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम क्षेत्र के विकास को उसी गति से आगे बढ़ाएंगे जिसकी जनता को उम्मीद है। वार्ड 29 के प्रबुद्ध जनों के मांग पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने हेतु मेरी पत्नी रीता श्रीवास्तव का मांग हुआ। इतने लोगों की बात का आदर करते हुए हमें स्वीकृति प्रदान की है और जिस तरह से विकास का गति होना चाहिए उसे विकास की गति की अपेक्षा है। हम लोगों को भी है, हमको भी है और करने में हम लोग सक्षम हैं। भरसक प्रयास करेंगे। विकास की गति बहुत तेज बढ़े क्योंकि 2.5 साल में विकास की गति रुका हुआ है। वार्ड 29 के प्रबुद्ध जनों के मांग पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने हेतु मेरी पत्नी रीता श्रीवास्तव का मांग हुआ। इतने लोगों की बात का आदर करते हुए हमें स्वीकृति प्रदान की है और जिस तरह से विकास का कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित कुएं से क्षत विक्षत अवस्था में बरामद शव की पहचान दर्शिल बरनवाल उर्फ सोनू के रूप में उनके परिजनों ने की है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगी। फिलहाल चंदवारा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, लेकिन दर्शन बरनवाल के स्वजन भी कुछ हद तक यह मान रहे हैं कि बरामद शव दर्शिल सोनू का हो सकता है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को अपने शादी से ठीक 10 दिन पहले अचानक दर्शिल घर से लापता हो गया था। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी उसके घर के आसपास ही मिली थी। आपके घर के बगल से कुएं से एक बाधा मिला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? अगर वो मेरा भाई है तो ये मुझे बिल्कुल ही लग रहा है कि उसे मारा गया है, क्योंकि जिस दिन की ये घटना है उस दिन मेरे घर वाले भी आए थे, उस कुआं में देख के आए हैं। उसके कुछ 2-4 दिन बाद भी देख कर गए हैं, तब तक कुछ पता नहीं चला है कि उस कुआं में कोई बॉडी है। लेकिन आज कैसे पता चल रहा है? दो लगभग 2.25 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने 72 दिन। अब जाके यहाँ के कुछ लोग, हमें तो जानकारी है नहीं कि फर्स्ट बार कौन देखा है। हम तो उस समय यही स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे, तो हमें पता नहीं था पुलिस क्यों आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहीं के कुछ लोग देखे हैं, जो अभी स्पष्ट हुआ नहीं कि फर्स्ट बार कौन देखा है। लेकिन ये तो तय है कि यहाँ जो अभी बॉडी दिख रहा है, अगर वो मेरा भाई है तो उसे मारा ही गया। क्या कपड़ा वगैरह से कुछ आप लोग को पहचान हो पा रहा है? कुछ ऐसा पहचान नहीं हो पा रही है। उसमें जो फोन है वो जांच का विषय है। अशोक जी आपका भगना था, ये पता था? मान लीजिए आपका भगना अगर हो ये तो क्या मांग करते? अब पुलिस से क्या मांगते? पुलिस प्रशासन से एक्चुअली सर इस पूरा घटनाक्रम को हम शुरू से देख रहे हैं। तो हम लोग क्या है, पुलिस के कहने पर और कुछ समाज के जो समाज सेवी है उनके कहने पे हम लोग टीम बनाए हुए थे। उसमें 15 से 20 लोगों का टीम था। जिस दिन दर्शिल बरनवाल सोनू गायब हुआ था उस दिन भी हम लोग पूरा वगैरह में छानबीन करवाए थे। और सोचने वाला चीज है, ये 100 मीटर देख सकते हैं, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है उस घर से, और यहाँ पे बॉडी मिला है। तो हो सकता है कि उसको उस दिन 3-4 दिन के बाद भी बॉडी नहीं दिखा था तैरते हुए, तो हो सकता है कि बांध के उसको डाला गया हो उसमें, और उसके बाद आप जाके और इतना कुआं के बगल में भी आबादी है और सोचने वाला चीज है, बगल में खेती हो रहा है, उसके बाद भी किसी को नहीं दिखा। आज 72 दिन के बाद बॉडी मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उसको मारा गया है। उसको ये सुसाइड का केस नाम देने के लिए वो लोग किया जा रहा है, ऐसा किया है जो भी मारा है। तो ये जांच का विषय है, प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए।